हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात क्या कर ली थी हम लोगों ने, कोल्ड वॉर की थोड़ी बात हमने करी थी। स्टार्ट करा था हमने पहला चैप्टर, जिसमें हमने जाना था कि कोल्ड वॉर स्टार्ट कैसे हुआ था। बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू की वजह से शुरू हुआ था, जिसमें ठीक है। और वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म कैसे हुआ था, ठीक है, जब जापान ने बम गिरा दिए थे। और फिर जो क्रिटिक्स थे, है ना, कि जापान को पहले से पता था कि यूएस को पहले से पता था कि जापान सरेंडर करने वाला है, तब भी उसने जानबूझकर बम को गिराया। मैंने आपको उसका रीज़न बताया था उसने बम क्यों गिरा, क्योंकि उसे जल्दी से वॉर को ख़त्म करना था, ठीक है, रशिया के आने से पहले। पहली बात तो ये रीज़न समझ में आ गया था आपको फिर तो, है ना। अब यहाँ से अब हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है, हमने बात कर ली थी। अब वहाँ पे दो सुपर पावर जो थी, ठीक है। अच्छा, वैसे बात बताओ, यहाँ पे जब दोनों टीम एक साथ थी, जब दोनों जो लोग थे, अमेरिका और यूएसएसआर, दोनों तो एक ही टीम में थे, अलाइड पावर्स दोनों थे। लेकिन तब भी ऐसा क्या हो गया कि दोनों के दोनों दुश्मन कैसे बन गए एक दूसरे के, जब दोनों तो टीम में थे। एक रीज़न क्या था? आइडियोलॉजी। रीज़न क्या था? थिंकिंग, ठीक है। रीज़न था उनका एक तरह से विचारधारा, वो क्या चाहते थे। एक बात बताओ, जैसे जैसे कोई भी, जैसे जैसे अलाइड पावर्स एक्सेस पावर को अपने कब्जे में ले रही थी, है ना, ठीक है, क्योंकि तानाशाह देश थे। जैसे कि आपका जर्मनी तानाशाह था, एक तो डिक्टेटर बोल, हाँ डिक्टेटर था कि, है ना, नाजी नाजी पार्टी हिटलर के अंडर में, ठीक है। आपका इटली भी तानाशाह पे था, ठीक है। और जापान तो जापान का तो किंग था, ठीक है। जब ये सब कब्जे में आया, ठीक है, तो यहाँ क्योंकि तो यहाँ पे फिर क्या हुआ था, फिर जो जगह थी वो बढ़ती जगह फिर तो ना, कि ये इतनी जगह तुम्हारे अंडर में, इतनी जगह मेरे अंडर में। तो जैसे जैसे ये बढ़ते रह रहा था, तो यहाँ पे जैसे जैसे यूएसएसआर, जैसे कि हमें पता है कि जापान लास्ट में बच गया था, जिसने आखिर में जाकर सरेंडर करा था। जापान ने पहले सरेंडर नहीं करा था, बल्कि इटली और जो आपका जो जर्मनी था, वो जल्दी सरेंडर कर गया था, है ना। इटली तो मई जर्मनी तो मई में कर गया था, 7 में 1945, है ना, ठीक है। तो ये बात तो हो गई थी। फिर जब हुआ था तो वहाँ के काफ़ी सारे जो देश थे यूरोप के, ठीक है। और वैसे भी जर्मनी को हराया किसने था? यूएसएसआर ने हराया था, ठीक है। और जो उस समय के उस समय जो यूरोप के जो देश थे, जो यूएसएसआर के खिलाफ लड़ रहे थे, वो सब यूएसएसआर के अंदर आ गए। और उन सब देशों पे क्या लागू हो गया? कम्युनिज्म की विचारधारा लागू हो गई, ठीक है। मैं बताऊँ कम्युनिज्म भी क्या होता है आगे जाके, ठीक है। तो कम्युनिज्म की विचारधारा लागू हो गई। अब धीरे धीरे फिर, अब, और लेकिन जो यूएसएसआर था, वो कौन सी विचारधारा का था? वो तो आपकी कैपिटलिस्ट विचारधारा का था, है ना। तो वो तो नहीं चाहता था कि कम्युनिज्म ज़्यादा फैले, है ना। और दोनों वैसे भी सुपर पावर थे, है ना। चलो, अब जैसे कि हमें यहाँ पे टॉपिक पढ़ना है कि एमर्जेंस ऑफ टू ब्लॉक, कैसे ये दो बड़े बड़े ब्लॉक्स बन गए। अब जैसे कि बढ़ते रह रहे, जैसे दो पावर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को अपने अंडर में लेने की कोशिश करेंगे, अपने साथ में लेने की कोशिश करेंगे, जैसे उनकी विचारधारा आगे की ओर फैलती जाए। क्यों? क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। तो दोनों में से हर एक बंदा चाहेगा कि मेरी विचारधारा ज़्यादा फैले, मेरी विचारधारा ज़्यादा फैले। जैसे कि इंडिया के अंदर हिंदू ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि हिंदू धर्म फैले, है ना। इस्लाम लोग ज़्यादा इस्लाम धर्म फैले, तो नॉर्मल बात है, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ पे कम्युनिस्ट धारा फैलाना चाहते थे, और वैसे ही कैपिटलिस्ट विचारधारा को आगे तो प्रमोट करना चाहते थे, ठीक है। इन सब चक्करों में क्या हुआ कि वर्ल्ड दो अलायंस सिस्टम में बढ़ गया। आप जानते हो अलायंस सिस्टम में कह सकते हो कि टीम में बढ़ गया, ठीक है, गुट बन गए, ठीक है, अलायंस बन गया। कौन कौन से दो पावर्स के अलायंस बन गए, ठीक है, जिनमें ये दो पावर्स लीड कर रहे थे उन दो अलायंस को, ठीक है। तो हम आगे बढ़े, तो दो तरह के अलायंस कौन से बने थे? एक बना था वेस्टर्न अलायंस, एक था बना था ईस्टर्न अलायंस। क्योंकि ये दोनों के दोनों, क्योंकि सारी जो घटनाएं थी, मेन जो सारी उस समय जो मेन जो बातें हो रही थी, वो यूरोप के साथ ही ज़्यादातर चल रही थी चीज़ें, ठीक है। यूरोप मेन सेंटर था कन्फ्लिक्ट का, ठीक है। इसलिए इनको हम लोग वेस्टर्न यूरोप अलायंस भी कहते हैं और ईस्टर्न यूरोप अलायंस भी कहते हैं। तो इसलिए देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद यूएस। जो बहुत ज़्यादातर कंट्री थी जो वेस्टर्न यूरोप में आती है, वो सब यूएस के साथ हो गई। और जो ज़्यादातर कंट्री जो ईस्टर्न यूरोप में आती है, वो कहाँ चलेगी? सोवियत यूनियन के साथ चलेगी, ठीक है। जिसमें आपको रोमानिया, बल्गेरिया, ये सब आपका आता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपका, ठीक है। अब यहाँ देखो ज़रा, यहाँ पे यूके, ब्रिटेन, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। दोनों में एक अलग अगला डिफरेंस कौन सा था? आइडियोलॉजी, विचारधारा क्या डिफरेंस था।
उनकी सोच का डिफरेंस था। जैसे कि वेस्टर्न, जैसे कि यूएस, लीड तो यूएस कर रहा था, यहाँ पे लीड कौन करता था? सोवियत यूनियन। तो यहाँ पे विचारधारा किसकी फैलेगी? यूएस की। और यूएस कैसे विचारधारा का था? लिबरल डेमोक्रेसी, आज़ाद लोकतांत्रिक देश, जैसे हमारा कंट्री भी है ना, लिबरल डेमोक्रेसी है। एंड कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का मतलब हिंदी में कहते हैं पूंजीवाद। देखो कैपिटलिज्म में मतलब सिंपल क्या होता है कि प्राइवेट ओनरशिप। इनका मानना ये था कि अगर आप मान लो कि कोई भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो कोई एग्रीकल्चर की ज़मीन है, अगर वो किसी प्राइवेट के पास रहेगी तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ना कि वो किसी सरकार के पास जाके, ठीक है, रहेगी तो ज़्यादा बेस्ट किसके पास रहेगा? उसके पास रहेगा जो ओनर है उसका। इससे क्या होगा फिर कि उसके पास पूरी आज़ादी दे दी, बेसिकली फ्री मार्केट की आज़ादी दी वो अपनी खेत पे। जैसे कि अगर किसान है तो किसान की मर्जी है कि वो अपनी खेत पे क्या उगाए, कितना उगाए, ठीक है, कितना कितने में बेचे, वो पूरी उसकी मर्जी रहेगी। तो इससे होगा क्या? प्रॉफिट के लिए ये बात होती थी, कैपिटलिज्म इज जस्ट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। इससे हर एक बंदे को प्रॉफिट है, उसके देश आगे बढ़ सके। आप सिंपल ऐसे समझते हो, मान लो कि अब कम्युनिज्म में क्या था? सोशलिस्ट और कम्युनिज्म में दोनों में बहुत स्लाइटली फ़र्क है। सोशलिस्ट में सिर्फ फ़र्क क्या था? देखो जैसे सोशलिस्ट में, सोशल में क्या होता है कि सारे के सारे जो अधिकार है ना, वो जनता को दे दिए जाते हैं। बस ये बात रहती है, वहाँ पे कोई सरकार नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सारे अधिकार जनता को दे दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी चीज़ होगी वहाँ पे कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। वहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो सबके सब जनता के हित के लिए होगी, जनता के लिए ही होगी सारी चीज़ें, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और कम्युनिज्म में बस एक फ़र्क हो गया है हल्का सा। कम्युनिज्म भी सेम चीज़ है, सारी चीज़ जनता के लिए है, ठीक है। जो भी चीज़ होगी सिर्फ जनता के हित में होगी सारी चीज़ें। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड भी है तो वहाँ पे वही उगेगा जो पूरे जनता के लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि जो वो फार्मर है, जो मालिक है उस खेत का, वो चाहता है उगाना। ये बात समझ में पहले बताई। कम्युनिज्म बस एक चीज़ ये हो गई थी कि वहाँ पे पूरे एक तरह से आप बोल सकते हो डिक्टेटर टाइप का, कि यहाँ पे वो बस वन वन पार्टी वन स्टेट, सॉरी वन नेशन वन स्टेट वन पार्टी बोल सकते हो, है ना। जैसे कि अगर यहाँ पे आज के ज़माने में, जैसे कि रशिया है, रशिया में कम्युनिज्म विचारधारा है। वहाँ पे क्या चीज़ है? उसका लीडर कौन है? व्लादिमीर पुतिन है ना। जब तक वो चाहे तब तक रह सकता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई इलेक्शन आ जाए और कोई आ जाए, ऐसा नहीं होता। जब तक चाहे वो रह सकता है, उसकी मर्जी है पूरी। बात समझ में आई? ठीक है। कम्युनिज्म में, ठीक। और जैसे अब सोशलिस्ट के जो मेन कहे जाते हैं बंदे, वो कौन है? कार्ल मार्क्स, है ना। चलो आगे चले हम लोग यहाँ पे, फिर हम लोग अब दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस यही समझ लो कि एक और एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कि एक बस है, ठीक है। अब मैं बस का मालिक हूँ, ठीक है। तो बस का मालिक मैं हूँ, तो ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उस बस को चलाऊँ या ना चलाऊँ, मैं उस बस को किस काम के लिए लगाऊँ, वो मेरी मर्ज़ी है। उस पे मेरे को कोई दबाव नहीं डाल सकता, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे होता है? कैपिटलिज्म वाले विचारधारा में होता है। लेकिन कम्युनिज्म की अगर बात कर लूँ तो यहाँ पे आपका सिर्फ क्या रहता है? अगर बस है तो वो मेरी मर्ज़ी नहीं रहेगी, वो बस सरकार की होगी। और वही सरकार चाहेगी, वही जो स्टेट है वो चाहेगा कि इसको कैसे जनता के हित के लिए लगाया जाए। बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना दो इसे, है ना। मेरी बस है और मैं इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे बनाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। तो दोनों बात डिफरेंस समझ में आ गया। ये हल्का बहुत डिफरेंस है, ठीक है। आपने 11th क्लास में उसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ? ये जो बहुत सारी जो कंट्रीज यहाँ पे जो साथ में यूरोप के साथ में जो सॉरी जो यूएस के साथ में जो बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज आ चुकी थी, उन सब ने मिलके 1949 में यूएस के प्रपोजल के ज़रिए एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मलाइज करी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था नाटो। इन्होंने मिलके अपनी टीम का नाम क्या रखा? नाटो रखा। भाई मेरी टीम का नाम नाटो है, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे नाटो में, और लीड कौन करेगा? ऑब्वियसली यूएस लीड करेगा। और इन्होंने ये बोला कि अगर किसी भी एक देश पे, नाटो के किसी भी एक देश पे अगर हमला हुआ, कोई भी दिक्कत होगी, तो वो पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा। और उनके लिए कौन खड़ा होगा? और यूएस तो लीडर है, तो जल्दी हमला कोई नहीं करेगा इससे। फिर बात समझ में आ गया? तो वही लिखा, आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम वुड बी रिगार्डेड एज अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। यानी किसी एक भी देश पे हमला पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा, ठीक है। यानी कि यूएस खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है? इसको देखते देखते अब रशिया तो चुप नहीं बैठ सकता। रशिया ने फिर क्या करा? उन्होंने जो ये जो कंट्रीज थी, ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी, उनके साथ मिलकर उसने वर्साओ पैक्ट बनाया, ठीक है। वर्साओ पैक्ट बनाया, ठीक है। वर्साओ, जैसे आप जानते हो पोलैंड की राजधानी है, तो वहीं पे हुआ था, तो इसलिए वर्साओ पैक्ट बोला गया जाता है, ठीक है।
पोलैंड की राजधानी, जाके देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी सेम बात बोली कि भैया एक किसी भी देश पे हमला, हम पे हमला माना जाएगा, यानी कि रशिया पे हमला माना जाएगा। भाई तब दोनों दोनों में से कोई हमला करने की सोचेगा नहीं, क्योंकि दोनों के पास क्या है, खतरनाक खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, और अगर एक ने भी कुछ शुरुआत कर दी तो दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ सकती है और बहुत दिक्कत होगी। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर मिसाइल इज अ सिर्फ क्या है, वेपन ऑफ डेटरेंस, नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन। बस एक डराने का माध्यम है, ना ही कभी किसी को डिस्ट्रक्शन करने का माध्यम है, ठीक है। बात ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। तो दोनों की बात समझ में आपको आ चुकी है, ये दोनों ठीक है आ चुके हैं। अब आगे चल, ध्यान देना जरा इस पे, एक बार ये पूछ लेते हैं वेस्टर्न अलायंस का मतलब क्या होता है, ईस्टर्न का मतलब क्या होता है, जो रिसेंटली एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। और नाटो, और ध्यान ना, नाटो का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। और ये भी पूछा गया है कि वेस्टर्न अलायंस की क्या आइडियोलॉजी थी और ईस्टर्न अलायंस की क्या आइडियोलॉजी थी, तो बहुत ध्यान रखना, ठीक है, इन सब चीज़ों का। अब देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है नाटो मेंबर्स दिख रहे हो येलो से, ये जो येलो कलर की जो भी कंट्रीज है ये सब नाटो के अंदर आते हैं, जैसे स्पेन हो गया, पोर्तुगाल हो गया, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, देखो यहाँ पे इटली, ब्रिटेन, ठीक है, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ से फिर और एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे, जब, चलो मैं बताता हूँ, आगे जाके बताऊंगा। और यहाँ पे देखोगे वर्साओ पैक्ट, वर्साओ पैक्ट में कौन लोग आते हैं, जो कौन सी कंट्रीज आती है जो रेड कलर से बोली गई है, जैसे यहाँ पर आपका पोलैंड आ गया, देखा पोलैंड की राजधानी वर्साओ, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, मॉस्को, ये सब कंट्रीज आती है, ठीक है। यहाँ पे फिर ये बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे दे रखा है, ये जर्मनी, पूरा जर्मनी दो हिस्सों में बढ़ गई थी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, ये क्या बात है, ये आधा देश दोनों ने ले लिया। बात क्यों थी कि यहाँ पे ना बाद में जाके एक वॉर हुआ था, ठीक है, ठीक है। और उस वॉर के वजह से ये दो आधे देशों में बट गया था। और आपको बताऊं तो बर्लिन भी दो आधे देशों में बटा था, बर्लिन यहाँ पर है, ईस्ट बर्लिन यानी कि इन सब देशों के लिए, और वेस्ट बर्लिन जो यहाँ पे इन लोगों के लिए, ठीक है। वेस्ट में कौन कौन चला रहा है, यूएस, और ईस्ट में वाले में कौन है, यूएसएसआर, ठीक है। और फिर बर्लिन दीवार गिरी थी, वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे हम लोग क्या हुआ था। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे देखो अदर कम्युनिस्ट नेशन भी हैं, ग्रीन कलर के अदर कम्युनिस्ट नेशन भी दिखाए गए हैं। ये जो अदर्स दिखा रखा है ना, अदर जैसे कि ये हो गया आयरलैंड हो गया, चाहे आपका स्विट्जरलैंड हो गया, वेना हो गया, ठीक है। ये सब दिखेंगे आगे जाकर हम लोग अभी। अब आगे चलते थोड़ा हम लोग, जरा ये यहाँ देखो, थोड़ा सा ये थोड़ा धुंधला सा है, कोई बात नहीं, हमें समझने में, ये जो येलो येलो कलर का जो ये सब देश है, इनको हम लोग कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, पहली दुनिया, जिसमें ये सब जो देश हैं ये सब किसके अंडर में सब हो गए, ये सब के सब है यूएस के अंडर में है, ठीक है, ठीक है। यानी कि नाटो में मेंबर्स कह सकते हो आप, यूएस के अंडर में है। और ऐसे यहाँ पे देखोगे ये जापान है ना, जापान, जापान का भी हिस्सा, आधा हिस्सा जापान का, हाँ जापान हो गया, नहीं सॉरी, जापान का तो पूरा ही हो गया। और यहाँ पे फिर आपका ये क्या है, ये सेकेंड वर्ल्ड, ये जो यूएसएसआर का रीजन है ये पूरा सेकेंड वर्ल्ड का है, ठीक है। ये आपका कोरिया होगा यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ कोरिया था, कोरिया में भी वो लड़ाई हुई थी, जिसके वजह से नॉर्थ कोरिया किसके अंडर में आ गया, यूएसएसआर के अंडर में, और साउथ कोरिया अमेरिका के अंडर में, ठीक है। ये बात, अब ये देखो ये जो ग्रीन से दिखा रखा है ना, ये जो कंट्रीज दिखा रखा है आपको, जो साउथ अमेरिका है, चाहे वो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, चाहे वो इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, ये म्यांमार आ गए, ये सब सारे देश हो गए आपके, श्रीलंका वगैरह ये सब देश आ गए, ये सब थर्ड वर्ल्ड है, ठीक है। ये बेसिकली ये किसी अलायंस में नहीं थे, ये बिल्कुल अलग थे, ठीक है, जिन्हें हम नैम के हिसाब से जानते हैं, नैम के हिसाब, नॉन अलाइंड मूवमेंट के हिसाब से जानते हैं। अभी आप देखोगे तो ये 4 मई को अभी नॉन अलाइंड मूवमेंट की समिट हुई थी 2020 की, ठीक है, जाके देखना वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पे क्या बोलते हैं वहाँ पर अपना एड्रेस करा था वहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आ रही है, इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या हुआ था कि सुपर पावर ने अपने मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके कुछ कुछ कंट्रीज़ को अपने अलायंस में ले लिया था, ठीक है। अब एग्जांपल कैसे हैं, जैसे सोवियत यूनियन ने ईस्ट यूरोप को अपने अंडर में ले लिया था, जैसे कभी बार क्या था, सोवियत यूजेस इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप बैक्ड बाय ह्यूज मिलिट्री प्रेजेंस टू एंश्योर दैट ईस्टर्न हाफ। देखो ये करता क्या था ना, कि जो भी देश है, जो भी ईस्टर्न यूरोप में देश है, वो देखते थे कि भाई भाग ना जाए, कोई भी छूट ना जाए, कोई भी हमसे हमारे जो भी हमारे जो संगठन है उससे हट ना जाए, जिसके लिए क्या करे सोवियत ने अपनी मिलिट्री फोर्स लगा दी, जिसकी वजह से फिर उसके अंडर में ही रहे सब लोग, ठीक है। फिर अब यूएस ने क्या करा, यूएस ने अलायंस बनाया, उसने क्या करा, अपने मिलिट्री का इस्तेमाल करा, लेकिन यूएस ने बनाया, दिमाग लगा, और यूएस ने क्या करा,
अलायंस बनाया, गुट बनाया है। इसमें क्या करा, यूएस ने ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में एक संस्था बनाई, एक अलायंस बनाई जिसका नाम था सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं थोड़ा मेंबर्स एक्स्ट्रा है, याद करने की आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना नाटो और वर्साओ पैक्ट के 3 या 4 मेंबर याद कर लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मैप में दे रखे हैं नाटो और वर्साओ पैक्ट के, था ना ये आपका था, ये वाला रेड वाला और ग्रीन वाला, उसको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे फिर और यहाँ पे देखोगे तो देश कौन कौन से हैं, यूएस, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड। ठीक है, ये सब सीटों के अंदर आते थे, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट कंट्री जो आपकी होती है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना इसमें कौन कौन सी कंट्रीज में आती है, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, यूके। ठीक है, अब ध्यान इसमें ध्यान है ना, सेंटो को हम लोग बगदाद ट्रीटी भी कहते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बगदाद ट्रीटी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर चलो, यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा मुझे बात बताओ, यहाँ पे अलायंस बन रहा था, ठीक है, दोनों ने अपने अलायंस बना रहे थे। अब यहाँ पे ये छोटे छोटे देशों को, जो भी छोटे छोटे देश आ रहे थे, चाहे वो यूएस के साथ आ रहे थे, चाहे वो आपके यूएसएसआर के साथ आ रहे थे, इनको आने की क्या जरूरत थी, इतने बड़े देशों के साथ में मिलने की इनको क्या जरूरत थी? इसका रीज़न है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुका है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, बहुत सिंपल, इतना ऐसा आंसर सिर्फ है। क्या रीज़न था इनमें? सिर्फ बिकॉज, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन मिलता था। भाई जब इतने बड़े बड़े, जब एक तरह से बाप खड़ा है तो क्यों कुछ करेगा फिर बताओ? कोई और तो कुछ नहीं मारेगा ना, कोई और तो कुछ हमला करेगा ही नहीं। जब किसी और देश को पता है, मान लो कोई देश है, उसके पड़ोसी देश उस पर हमला करते रहते हैं, अब उस देश ने जिस पर हमला होता है उसने क्या करा, उसने यूएस के साथ मिल गया, नाटो से मिल गया। अब जो उसके पड़ोसी जो देश है, क्या उस पर हमला करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अब भाई यूएस भी उसके पार्ट हो चुका है, तो यू यानी कि किसी एक पे हमला तो पूरे यूएस यानी कि पूरे नाटो पे हमला, और समझ रहे हो, फिर तो हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए क्या हुआ, बहुत सारे छोटे देशों ने प्रोटेक्शन के लिए, जैसा प्रोटेक्शन फॉर द कंट्री, उन्होंने सुपर पावर को ज्वाइन कर लिया, अलायंस बना लिया। साथ में वेपन्स के लिए, क्योंकि उन्हें जो वेपन्स मिल सकते हैं, जो वेपन्स की जो टेक्निक है बेसिकली, ठीक है, वेपन्स कैसे होता है कि टेक्निक जो है वो सब इन्हें ये देश प्रोवाइड कर सकता है। सुपर पावर प्रोवाइड करेगा, इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करेगा, चाहे आपको वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इनोवेशंस हो, चाहे आपको टेक्निक कौन कौन सी है, सब कुछ अब कैसे पता चलेगा? सुपर पावर के वजह से ना पता चल जाएगा, ताकि वो लोकल राइवल्स के खिलाफ लड़ सके। ठीक है, जो भी दिक्कत आती है उनको भी एक तरह से डरा के रख सके। बात समझ में आ गई? दोनों ने इसलिए क्या करा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हम लोग। लेकिन अब बात तो ये समझ में आ गई, अब इतने ज़्यादा, इतने दो दो सुपर पावर, इतने बड़े बड़े सुपर पावर हैं, यूएसएसआर और रशिया, सॉरी यूएसएसआर और यूएस। अब यहाँ पे इन दोनों के पास में इतने हजार हजार किलो टन के, 15,000 किलो टन, 21,000 किलो टन का जो मिसाइल्स है, जो धरती को इतने बार तबाह कर सकता है, पूरी धरती तबाह कर सकता है, लोगों को कितने बार मार सकता है, इतने सारे के पास है जब, तो इनको छोटे छोटे मुल्कों की या इन छोटे छोटे देशों की क्या ज़रूरत है? ये तो उनको कभी भी तबाह करने में 2 मिनट का काम है, इनके लिए ज़्यादा टाइम ही लगेगा ही नहीं बिल्कुल। तो इन्होंने इनको रखा क्यों है, रीज़न क्या है, ये समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन क्या है, वाई सुपर पावर नीड अलायंस, उन्हें अलायंस बनाने की क्यों ज़रूरत है? क्या रीज़न हो सकता है? पहला रीज़न क्या हो सकता है? इकोनॉमिक सपोर्ट। देखो, हथियार उन्होंने बना लिया, मिसाइल्स बड़ी बड़ी बना ली, भाई पैसा तो लगता है ना बनाने में मिसाइल्स। अब मिसाइल्स बनाने में जब पैसा लगेगा तो इनकी इकोनॉमी तो डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी की पूरी। अब वो उन्हें किसी को देंगे, बेचेंगे, तब तो जाके फिर उन्हें कोई इकोनॉमी उनकी संभलेगी। पैसा आएगा इसलिए कि नहीं होगा, जो भी हथियार बनाएंगे, आर्सेनल बनाएंगे, देंगे, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, तो इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए पहले रीज़न था। क्या होगा मतलब कि जो अलायंस के जो कंट्रीज़ हैं वो उनसे हथियार ले लेंगे और पैसे देंगे, जिससे इनकी इकोनॉमी थोड़ी संभलेगी फिर। ठीक है, इतने बड़े बड़े, अब देखो यहाँ पे इतने सारे जो हथियार हैं, इतना इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, इतनी रॉबस्ट इकोनॉमी ग्रोथ के लिए आपको एक हाई एनर्जी रिसोर्स की तो ज़रूरत है ही। एनर्जी के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? इंडस्ट्री चलाना है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को वो रन करना है, मिलिट्री ताकतें बढ़ानी है, तो उसके लिए तो मिनरल्स की ज़रूरत है ना? एनर्जी चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑयल की। मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? क्रूड ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी और ये क्रूड ऑयल उन्हें इन्हीं इन्हीं अलायंस से मिल सके, इन छोटे छोटे मुल्कों से मिल जाए, जैसे सऊदी अरेबिया,
है ना, ईरान, इराक, इन सब से मिल सकता है उन्हें, और कोई कंट्री थोड़ा ना होती है। ठीक है। अगली बात, टेरिटरी। इसमें देखो क्या बात है यहाँ पर, अब कोई भी सुपर पावर को मान लो कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कोई भी चीज़ होगी, तो भाई लॉन्च करने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी तो ना सीधा अमेरिका वहाँ से अपने अपनी कंट्री से फेंक दे, वो कहीं पे भी हमला कर सकता है जाके, फिर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एक पास में आकर कहीं पे भी जैसे कि लॉन्च करना अपने वेपन्स को किसी और कंट्री के थ्रू जाकर, मान लो कोई कंट्री है ना, वहाँ पे हमने हथियार रख दिए, अब वहाँ से जिस कंट्री को हमें निशाना बनाना है, वहाँ पे वो कंट्री उसके पास में है, तो हम जल्दी से हम जल्दी से हमला कर सकते हैं उस कंट्री पे, है ना, या ट्रूप्स भेज भेज सकते हैं आराम से, है ना। इसलिए आज के ज़माने में बहुत सारे, जैसे कि अभी यूएस और यूएसएसआर है, उसने बहुत सारे अपने जवानों को अलग अलग जगह पे एक तरह से डाल रखा है, ठीक है, कि कभी कोई दिक्कत होती है तो फिर वो हम पे हम वो हमला कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे मुल्कों पर, दूसरे देशों पर, ठीक है। अगली बात है लोकेशन, फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। देखो स्पाई तो ज़रूरी है ना, खुफिया जानकारी पता पता कर सके, जासूसी करने के लिए भी लोकेशंस की होना ज़रूरी है ना। तो ये चार चीज़ें, और साथ तीसरी चीज़ ये भी कह सकते हो कि विचारधारा, जैसे मान लो कि कभी आगे जाके अगर वर्ल्ड अभी जैसे कि वॉर वॉर और ख़त्म, कोल्ड वॉर जैसे ख़त्म होगी, तो जो भी सपोर्ट में इनके जो कंट्रीज रहेगी, वो कम से कम कुछ तो कंट्रीज के सपोर्ट में रहे ना, ठीक है। वो कब होगी, जब अलायंस बना के रखोगे, है कि नहीं। ये बात समझ में आ गई पूरी आपको। चलो जी, अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दे देना, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कोल्ड वॉर के लिए रॉन्ग है, जो कोल्ड वॉर में रॉन्ग है, ठीक है। पहला, इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड द रिस्पेक्टिव अलाइज। क्या ये कॉम्पिटिशन था यूएस और सोवियत यूनियन और उनके अलाइज के बीच में? ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन था ही, तो पहला तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ज़रा दूसरा बताओ, इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर। हाँ, ये तो आइडियोलॉजिकल वॉर भी तो है ही है ना, ये तो आइडियोलॉजिकल वॉर भी है ये तो, है ना, ये भी ठीक है। और आइडियोलॉजिकल मैंने बताया था, एक एक की कैसी, यूएस की आपकी कैपिटलिज्म है, और रशिया की आपकी कौन सी है, सोशलिस्ट है, कम्युनिज्म है। इट ट्रिगर्ड ऑफ एन आर्म रेस। क्या ये हथियारों की होड़ थी ये? क्या हथियारों की होड़ का मतलब क्या होता है, ये हथियार बनाने की जंग थी ये? हाँ, हथियार तो बन रहे थे, स्पेस मिशन हो, हथियार हो, ये सब तो बन रहे थे। अगली बात, क्या ये यूएस और, तो अगली बार जब तीन सही है तो चौथा वाला तो गलती साबित होगा, है ना, लेकिन तब भी पढ़ लेते हैं। द यूएस एंड यूएसएसआर वर एंगेज इन डाइट वॉर। क्या कभी ये डाइट वॉर इन्होंने करी कोल्ड वॉर के जरिए? भाई डाइट वॉर तो कर ही नहीं सकते, अगर डाइट वॉर करते हैं ना तो न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, और फिर सब तबाह हो जाता, पूरी दुनिया खत्म, अब तुम पढ़े भी ना रहते आज तुम लोग, और तुम लोग मजे क्या, अब तो पैदा भी ना होते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। इसके साथ हमने ये ख़त्म कर दिया है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, लेकिन नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना, जो डाउट हो आपको फिर, ठीक है, उसमें मैं उसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर तब तक के लिए बाय, खुश रहो, मौज मनाओ।